एक जमाना था जब हमारे उस छोटे से शहर में एक सिनेमा घर हुआ करता था। कहते हैं मेरे परदादा ही उस जगह के मालिक थे, कृष्णा टॉकीज। पूरे इलाके में बस वही एक सिनेमा घर था, मीलों दूर। दूसरा सीधा त्रिशूर शहर में जाकर ही मिलता था। आज के इन मल्टीप्लेक्स जैसी कोई चमक दमक, ऐसी या मुलायम गद्देदार कुर्सियां वहां नहीं थी। दरअसल उस जगह के ऊपर कोई पक्की छत तक नहीं थी, बस सूखे ताड़ के पत्तों का एक छप्पर सा था, इतना जर्जर कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में उन पत्तों के बीच की दरारों से सूरज की रोशनी सीधे अंदर चीरती हुई आती थी। सिनेमा घर हमारे गांव की ओर जाने वाले चौराहे के पास स्थित था। उसका अगला हिस्सा उस व्यस्त हाईवे की ओर था जो त्रिशूर शहर को ऐतिहासिक कस्बे क्रांगानोर से जोड़ता था। लेकिन उस जगह के पिछले हिस्से में एक दूर तक फैला हुआ वीरान जंगल था, जो सीधे जाकर उस छोटे से कृष्ण मंदिर पर खत्म होता था, जिसे शुरुआती निवासियों ने कोई 400 साल पहले बनवाया था। मंदिर के आसपास तो ठीक ठाक बस्ती थी, लेकिन सिनेमा घर और मंदिर के बीच का वह 1 मील का फासला हमेशा वीरान रहता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। गांव के लोग तो उस जगह की चौहद्दी में कदम रखने से भी खौफ खाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक यक्षी का साया है। कहने को तो यक्षी भी देवताओं की तरह परोपकारी खगोलीय प्राणी माने जाते थे, लेकिन आधुनिक कहानियों ने उन्हें कम से कम हिंदी लोक कथाओं में चुड़ैलों के स्तर पर ला खड़ा किया है। मलयालम की लोकप्रिय संस्कृति में यक्षी एक ऐसी मोहिनी है जो आधी रात को एकांत और सुनसान जगहों पर हवा में उड़ने वाली सफेद साड़ी पहने हुए भटकती है। उन्हें तीखी आंखों वाली अत्यंत आकर्षक प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता था। ऐसा भी माना जाता था कि उनके आसपास हमेशा पालापू की महक होती है, उस पेड़ का फूल जिसे अंग्रेजी में बिल्कुल सही नाम दिया गया है, अ डेविल्स ट्री, शैतान का पेड़। कहते हैं कि ये यक्षियां रात के समय उन सुनसान रास्तों पर चलने वाले अकेले मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं। वो पहले अपनी खूबसूरती के जाल में उन्हें फंसाती हैं और फिर उनके खून से अपनी प्यास बुझाती हैं। कृष्णा टॉकीज में सेकंड शो देखकर निकलने वाले लोग भी यक्षी के इसी खौफ के मारे सिनेमा घर के पीछे एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वह 5 अप्रैल 1957 का दिन था, जब कम्युनिस्ट नेता EMS नंबूदिरीपाद ने केरल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह दिन विश्व इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत था, जब एक कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। हालांकि उन स्थानीय जश्न के शोर शराबे से कहीं दूर कल्याणी देवी बस अपने पति माधव मेनन के लौटने की राह देख रही थी। माधव अपने अन्य साथियों की तरह कम्युनिस्ट पार्टी की उस शानदार जीत का जश्न मनाने में पूरा दिन पार्टी कार्यालय में ही बिता चुका था। उस जीत का नशा उस आदमी के सिर पर इस कदर चढ़ गया था कि उसने पहले ही स्थानीय जमींदार, जो कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी के पिता थे, के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। माधव का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा समय से जमींदार की रियासत के रखवाले के तौर पर काम करता आ रहा था। माधव को अब लगने लगा था कि उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का यही सही वक्त है। उस दिन के आखिरी शो के बाद मेरे परदादा अपने भाई को बॉक्स ऑफिस पर दिन भर की कमाई गिनने और उसे घर लाने के लिए भेजा करते थे, लेकिन उस खास दिन उनका भाई उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वह किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए त्रिप्रयार गया हुआ था। तो ऐसे में वह पूरी जिम्मेदारी उसी विचारधारा के नशे में चूर माधव मेनन के कंधों पर आ गिरी थी। दल घिरने लगे। रात के करीब 11:30 बजे माधव आखिरी बस से वहां पहुंचा। सेकंड शो खत्म होने के बाद लोग पहले ही लौट चुके थे और गेट पर ताला पड़ा था। उस दुबले पतले आदमी ने गेट के कुंडे पर लिपटी जंग लगी जंजीर पकड़ी और उसे जोर से गेट के धातु वाले हिस्से पर पटका। 1 बार, 2 बार और फिर तीसरी बार। वेलाप्पन, जो मैनेजर और टिकट चेकर था, इस इशारे को जानता था। वह फौरन हाथ में एक लालटेन और चमड़े की एक थैली लिए बाहर आ गया। दबे कदमों से गेट की तरफ बढ़ते हुए उसने जंजीरों का ताला खोल दिया।
मुझे लगा तुम सीधे घर जाओगे, आज रात यहां नहीं आओगे, उस सांवले वेलापन ने कहा। शुक्र है, कम से कम मुझे यह रात यहां नहीं गुजारनी पड़ेगी। जश्न कुछ ज्यादा ही देर तक खिंच गया। माधव ने अपनी गहरी भारी आवाज में जवाब दिया, और मैं यहां आए बिना कैसे रह सकता था? उस जालिम जमींदार के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर जो हूं। सुना है तुम्हारी मां बीमार है और कल्याणी देवी घर पर अकेली हैं। हाँ, लेकिन वह जमींदार दिल का एकदम पत्थर है, उसे हम मजदूरों की जिंदगियों से कोई सरोकार नहीं। गेट से अंदर आते हुए माधव बड़बड़ाया। वेलाप्पन ने चमड़े की थैली उसके हाथ में थमा दी। खैर, पति तो तुम हो उसके, अगर तुम्हें वाकई उसकी परवाह होती तो क्या तुम टाउन हॉल में वह जश्न मनाने जाते? मैं ये कैसे भूल सकता था? तुम भी उस जमींदार के ढेरों वफादार कुत्तों में से एक हो। जब तक तुम जैसे लोग दुम हिलाते रहेंगे, हमारा यह समाज इस बीमारी से कभी मुक्त नहीं होगा। आज हमारी यह जीत इस बात का इशारा है कि अब इस इलाके में चीजें बदलने वाली हैं और अच्छे के लिए बदलने वाली हैं। क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सफेद धोती और सूती कमीज पहने उस आदमी ने आखिरी वाक्य बड़े ही बेलगाम गर्व के साथ कहा। अयो, मुझे तुम्हारी इस क्रांति वाली बात समझ नहीं आती। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की जद्दोजहद में लगा है, और मैं उस जमींदार का हमेशा एहसानमंद रहूंगा जिसने बड़ी दयालुता के साथ मेरे परिवार की सारी आर्थिक जरूरतें पूरी की हैं। वेलाप्पन थोड़ी देर के लिए रुका, उस सिनेमा घर की तरफ एक नजर डाली और फिर गुजारिश करते हुए बोला, क्या अब मैं घर जा सकता हूं? मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल, कल को मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात का सारा दोष मुझ पर डालो कि मैंने तुम्हें देर तक रोक कर रखा था। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो? वेलाप्पन ने पूछा। नहीं, वक्त बचाने के लिए मुझे शॉर्टकट पगडंडी से जाना पड़ेगा। अचानक उस टिकट चेकर की आंखों में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उसने पूछा, पर माधव, क्यों? दुनिया में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम उस जंगल वाले शॉर्टकट से जाना चाहते हो? क्योंकि आधी रात होने को है और मेरी पत्नी घर पर अकेली है। यह शॉर्टकट मुझे सिर्फ 10 मिनट में वहां पहुंचा देगा। माधव ने अपनी दलील दी। लेकिन उस रास्ते पर तो यक्षी का साया है, किसी की भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत। माधव ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं रखता। माधवेता, उसने आवाज दी, सम्मान के साथ नाम के पीछे अपनापन जोड़ते हुए। यक्षी कोई मामूली चीज नहीं, बहुत शातिर शाही है। वह पालापू की मनमोहक महक और अपने हुस्न का जादू चलाकर तुम्हें बहकाएगी, फिर तुम्हारा खून छकने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी, और उसके बाद, इससे पहले कि वह अपने डरावने दांत निकाले और तुम्हारा खून निचोड़ ले, तुम्हें बस पलक झपकने भर के लिए उसकी वह खौफनाक सूरत दिखाई देगी। सुबह होने तक तुम सिर्फ गिद्धों का निवाला बनकर रह जाओगे। देखो वेलू, मुझे ये लोक कथाएं और किस्से बहुत पसंद हैं, लेकिन सिर्फ किताबों और फिल्मों में। इसके अलावा ये सब महज अंधविश्वास है, और अगर मुझे कोई यक्ष मिल भी गई। उसने जमीन से स्लेटी रंग का एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, तो मैं इससे उसका सिर फोड़ दूंगा। यक्षियां पत्थरों से डरती है ना? है ना? उसने एक हल्की सी हंसी हंस दी। हक्का बक्का सा वह आदमी अपनी लालटेन उस बहादुर कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भरोसा मत करना इन सब बातों पर, इसे अपने साथ ले जाओ। वो अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए बचकर रहना। हाँ, रोशनी मेरे काम आ सकती है। उसने उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया और उस टिकट चेकर के हाथ से लालटेन ले ली। टिकट चेकर गेट से बाहर निकला और ताला जड़ दिया। जैसे ही माधव उस सिनेमा घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, टिकट चेकर ने अपने दोस्त की सलामती की दुआ मांगी। बेवकूफ, वेलाप्पन के बारे में सोचते हुए माधव अपने आप से बड़बड़ाया और घने जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हंसने लगा। जैसे जैसे वो पेड़ों के झुरमुट में घिरता जा रहा था, पीछे छूटता सिनेमा घर का ढांचा धीरे धीरे ओझल हो गया। माधव ने आसमान की तरफ देखा, जो किसी साइकेडेलिक पेंटिंग, भ्रमित करने वाले चित्र की तरह दिख रहा था।
चांद एक एकदम सटीक अर्धवृत्त के आकार का था और भूरे बादलों की एक मोटी चादर उस घने अंधेरे आसमान में सुस्ती से तैर रही थी। बीच बीच में बिजली की सफेद चमक पल भर के लिए उस आसमान को रोशन कर देती थी, जिसके बाद दूर कहीं बादलों के गरजने की गूंज सुनाई पड़ती थी। इससे पहले कि तूफान आए मुझे जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहिए, अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए माधव ने सोचा। वो जितनी तेज चल रहा था, उसके हाथ में पकड़ी लालटेन भी उतनी ही तेजी से झूल रही थी। Welcome to the Hindi Horror Hub, your destination for chilling tales and terrifying stories.